हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो आइए आज हम क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें सभी संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास सभी संख्याएं होती कौन कौन सी हैं, है ना। जब हम संख्याओं को बारे में समझ लेंगे, पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर को हमें पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। तो आइए हम सबसे पहले इसकी संख्याएं देखते हैं सभी। जैसे सबसे पहले हमारे पास संख्याएं होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी? प्राकृतिक संख्याएं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है। अब प्राकृतिक संख्याएं होती क्या है? तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं कि जिनका प्रयोग हम गणना करने के लिए करते हैं, है ना। जैसे कभी अपन बाजार जाते हैं तो बाजार जाते ही जैसे मान लो कुछ खरीदना है तो अपन बोलते हैं 1 किलो आलू दे दो, 2 किलो टमाटर दे दो, 5 किलो शक्कर दे दो। तो इन सब चीजों की गणना करने के लिए, जैसे मान लो हम कहते कि अभी हम 10 किलोमीटर दूर चल के आए हैं, तो ऐसे हम इन संख्याओं का प्रयोग कहाँ करते हैं? गणना करने के लिए करते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं होती कहाँ से स्टार्ट है? तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से चालू होती हैं। 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये संख्याएं हमारी कहां तक जाती हैं? अनंत तक। ये जो हमारा साइन होता है ये होता है अनंत का। ठीक है। ये संख्याएं कभी भी रुकती नहीं है, अनंत तक जाती हैं। ठीक है। कहां से स्टार्ट होती हैं? तो 1 से स्टार्ट होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। ये क्वेश्चन कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास दूसरी संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण नाम से ही स्पष्ट है, जो संख्याएं अपने आप में पूर्ण होती हैं। अब भैया देखो, जब हम छोटे थे हमें 1 2 3 पढ़ाई गई थी तो कहां से? 1 से पढ़ाई गई थी। किसी ने नहीं बताया कि 1 से पहले क्या आता है ना। लेकिन आर्यभट्ट जी ने क्या किया था? जीरो की, शून्य की खोज की थी। तब से इस 1 के पहले क्या जोड़ दिया जाता है? 0 जोड़ दिया जाता है। और हम जब थोड़ी से बड़े हुए तो हमें भी बताया गया कि भैया 1 से छोटा भी कुछ होता है ना। तो अगर इसके पहले क्या जुड़ जाए? 0, और बाकी सभी यही संख्याएं होती हैं। और ये जाएंगी कहां तक? तो अनंत तक। तो जो संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं वो हमारी क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। और जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं वो हमारी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है। कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है ना। यहाँ पे क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, अगर प्राकृतिक की बात करें तो 1 होती है, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो भैया 0 होती है। अब हमें ये पता चल गया कि हमारे पास संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं जो 0 से स्टार्ट होती हैं। अब हमें क्या करना होता है कि इन संख्याओं में से छांटना है कि सम संख्याएं कौन सी हैं, विषम संख्याएं कौन सी हैं, है ना। तो इनसे हमें छांटना है। तो तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे सम संख्याएं। अब ये सम संख्याएं क्या होती हैं? तो वे संख्याएं जिनमें 2 का पूर्णता भाग चला जाता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम 2 से भाग करें तो वो पूरी कट जानी चाहिए, है ना। जैसे 0 2 4 6 8। ठीक है। और ये भी हमारी ऐसे कहां तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। अब जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा नंबर लिख दिया, जैसे मान लो हमने लिख दिया 2 4 5 7 6 3 2 4। अब क्या हम इस संख्या को क्या करेंगे? हम पूछे आपसे कि ये संख्या 2 से कट जाएगी, बताइए। तो ये संख्या हम कैसे पता करेंगे? या तो हम इसमें 2 का भाग देंगे तब पता कर पाएंगे, या फिर हम कोई ना कोई इसमें देखेंगे कि कैसे कटेगी। तो इसमें हमें क्या देखना होता है कि इसका यूनिट डिजिट, इकाई का अंक हमारा क्या है। अगर इकाई का अंक 0 2 4 6 8, अगर इनमें से कोई भी नंबर आता है तो वो संख्या हमारी क्या होती है? 2 से कट जाती है। ये हमारी होती है सम संख्याएं। मतलब सीधी सी बात है कि अगर कोई बड़ा नंबर है
तो उसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। इस तरीके से अगर कोई भी नंबर आता है हमारा तो वो संख्या हमारी 2 से कट जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारी आती है विषम संख्याएं। अब भैया विषम संख्याएं क्या होती हैं? तो विषम संख्याओं की देखो कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, हम इसी का जस्ट उल्टा कर देते हैं कि वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है वो हमारी विषम संख्याएं होती हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, और इस तरीके से हम अनंत तक ले जा सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, इनमें हम 2 का भाग नहीं दे सकते। इसके बाद अब हमें प्राकृतिक पता चल गई, पूर्ण पता चल गई, सम पता चल गई, विषम पता चल गई। इसके बाद हमारे पास आती हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। इनमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो देखो भाज्य संख्याएं जिन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, और दूसरा होता है हमारा अभाज्य संख्याएं जिन्हें बोलते हैं हम प्राइम नंबर। इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो किसी ना किसी संख्या से कट जाती हैं, जिनमें किसी ना किसी नंबर से भाग चला जाता है। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या ले ली। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जो 1 होता है, एक ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य होता है, इसको हमें नहीं लिखना है, क्योंकि एक ऐसा नंबर है कि किसी भी संख्या में 1 से अगर अपन भाग देते हैं तो किसी भी संख्या में चला जाता है, इसलिए हम एक ना तो भाज्य होता है ना हमारा अभाज्य होता है। तो अगर हम देखें 2, 2 क्या है हमारा, 2 तो अभाज्य है। 2 अभाज्य क्यों है, देखो अभाज्य में हमारा 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है और 13 होता है। इस तरीके से हम अनंत तक ले जा सकते हैं। ठीक, इसके बाद अब देखो 2 और 3 उसमें आ गया, बचा क्या, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 15, और इस तरीके से हम इसको भी कहां तक ले जा सकते हैं, अनंत तक। तो ये हमारी क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं। अब दूसरी चीज, अभाज्य संख्या में हम क्या बोलते हैं कि ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से कटती हैं, उसी नंबर से उसी नंबर में भाग देना। जैसे 2 उठाया हमने, अब 2 एक ऐसा नंबर है कि 2 ही से विभाजित होगा, 2 ही से कटेगा। ठीक है ना, इसमें हम किसी और नंबर से भाग नहीं दे सकते, या तो 1 से भाग जाएगा या फिर इसमें 2 ही से भाग जाएगा। आ रही बात समझ में? अब अगर इसमें अगर हम 4 लेते हैं तो 4 देखो हमारा या तो 1 से भाग होगा, या 2 से होगा, या फिर 4 से होगा। मतलब ऐसे नंबर ढूंढना है कि वो किससे कट रहा है। तो अगर इसके फैक्टर अगर केवल 2 है तो वो हमारी अभाज्य संख्या होगी, और अगर इसके फैक्टर 2 से ज्यादा है तो ये हमारी क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। आई बात समझ में? ये नंबर हमारा किसी ना किसी नंबर से किसी ना किसी संख्या से विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा, और ये नंबर ऐसा होता है कि जो केवल खुद से कटता है। आई बात समझ में? तो ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर 2 होते हैं केवल, कोई भी नंबर ले लीजिए, अगर आप 3 लेते हैं या आप 5 लेते हैं तो या तो ये 1 से डिवाइडेड होगा या 3 से डिवाइडेड होगा, या ये 1 से डिवाइडेड होगा या फिर 5 से डिवाइडेड होगा। तो केवल फैक्टर कितने होंगे, 2 ही होंगे। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें तो इसमें या तो हमारा फैक्टर, जैसे मान लो हमने 8 ले लिया तो 8 1 से भी विभाजित होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा और 8 से भी होगा। आई बात समझ में? तो इसके फैक्टर जो है वो 2 से ज्यादा होते हैं, इसके फैक्टर केवल 2 होते हैं। तो ये हमारी अभाज्य होती है और ये हमारी भाज्य होती है। अगर पूछा जाए कि भैया सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है तो 4 होता है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है तो 2 होता है। ठीक है, अब इसके बाद इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं केवल 2 संख्याओं से मिलकर के बना है। 2 नंबर ऐसे हैं जिनका समूह क्या होता है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इतना समझ में आया? ठीक है, अगर इसको लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी अपन मिटाते हैं। ठीक है,
अब देखो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं ये हमारी दो तरह की होती है, मतलब इसमें दो संख्याओं का समूह होता है, एक तो परिमेय संख्याएं और एक हमारी अपरिमेय संख्याएं। आ रही बात समझ में? परिमेय संख्याएं रैशनल नंबर और अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इन दोनों का समूह ही क्या होता है? वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिखते हैं, p बटे q के रूप में लिखते हैं। जहां पे क्या नहीं होगा? q बराबर कभी भी 0 नहीं होगा। दो चीजें होती हैं, ऊपर वाला हमारा अंश होता है, नीचे वाला हमारा हर होता है। तो हर का मान कभी भी क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो हमने लिख दिया 1/2 या हमने लिख दिया 3/2 या हमने लिख दिया 5/3 या हमने लिख दिया 4/3। तो इस तरह के नंबर जिन्हें हम क्या लिखते हैं? बटे में लिखते हैं, फ्रैक्शन में लिखते हैं, भिन्न में लिखते हैं, वो हमारी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। बस हमें थोड़ी सा ध्यान रखना है। जैसे मान लो हमने कहीं पे अगर लिख दें कि 0 क्या है? क्या 0 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो 0 हमारा एक परिमेय संख्या है। क्यों? अगर भैया हम किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख देते हैं तो वो हमारी कौन सी संख्या बन जाती है? परिमेय संख्या बन जाती है। चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, चाहे वो सम संख्या हो, विषम संख्या हो, कोई भी संख्या हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी भी संख्या के नीचे हमने अगर 1 लिख दिया है तो वो हमारी क्या बन जाती है? परिमेय संख्या बन जाती है। अब अगर हम चाहें, देखो ऊपर वाला p होता है और नीचे वाला q होता है। तो अगर हम चाहें तो 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, ये हमारी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। क्योंकि 0 में अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अगर भैया अगर हमने कहीं पे ऐसा लिख दिया, ऊपर 1 लिख दिया और नीचे 0 लिख दिया, या हमने ऊपर 2 लिख दिया नीचे 0 लिख दिया, ऊपर 5 लिख दिया नीचे 0 लिख दिया, तो इसको आप क्या कहेंगे? ये सभी जो नंबर होंगे, ये जो सभी संख्याएं होंगी, ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भैया ऊपर वाला p होता है, नीचे वाला q होता है, ऊपर वाला p और नीचे q, और q जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। q हमारा कभी भी 0 नहीं होगा, q हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखना है। अगर हम चाहें तो ऊपर 0 लिख दें और नीचे कुछ भी लिख दें तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी, लेकिन ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q के रूप में लिखें, लेकिन q का मान कभी भी 0 नहीं होगा, हर जो होगा वो हमारा कभी 0 नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखना है। तो ये सभी नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्याएं, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या आती है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? रूट के अंदर अगर हम कोई नंबर लिख देते हैं वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती है। लेकिन ऐसे रूट के अंदर सभी नंबर नहीं लिख सकते। जैसे मान लो हमने रूट के अंदर 5 लिख दिया, आपसे पूछा जाए भैया बताइए अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, तो आप बिल्कुल कह देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि एक तो ये रूट के अंदर लिखा हुआ है और ये ऐसा नंबर है, ऐसी संख्या है कि इसको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते। कैसे? मान लो हमने √7 लिख दिया, √8 लिख दिया, √10 लिख दिया, ऐसे नंबर इनको हम रूट से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। अगर भैया गलती से हमने √25 लिख दिया, या हमने √9 लिख दिया, या हमने √16 लिख दिया, तो आप बताइए क्या ये हमारी परिमेय संख्या है या हमारी अपरिमेय संख्या है? तो इसे आप अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको देखें तो रूट अगर 25 है, अगर इसको हम रूट से बाहर निकालते हैं तो ये 5 आ जाता है, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर होता है। कैसे निकाला जाता है? अगर भैया अगर चाहे तो इसको हम 5 × 5, 5 × 5 लिख सकते, रूट लगा सकते, ये पेयर बन रहा है, इसको बाहर निकाल सकते, ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये 5 है, 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो स्क्वायर से रूट हमारा कट जाता है, क्या बाहर निकल आएगा? 5 निकल आएगा। तो ये हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या नहीं है, ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? अगर इसी के नीचे हम 1 लिख दें, बन गई ना परिमेय संख्या।
अगर 9 लिखा है, इसको बाहर निकालेंगे 3 आ जाएगा, इसको बाहर निकालेंगे 4 आ जाएगा, और इसको बाहर निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इसलिए ये जो सभी नंबर हैं ये हमारी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये हमारे सभी क्या है, ये सभी हमारी अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इनको हम रूट से बाहर, क्या होता है, पूर्णांक। अब भैया पूर्णांक इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं, जैसे एक आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी इस तरीके से, बीच में हमारे पास 0 होता है, फिर 1 2 3 4 5 और इस तरीके से ये भी अनंत तक जाती हैं। तो यहां से अगर देखा जाए तो ये सभी क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। अगर 1 से देखा जाए तो ये हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। और इस साइड जो होते हैं हमारे वो माइनस वाले नंबर होते हैं, और ये माइनस वाले भी हमारे कहां तक जाएंगे, अनंत तक जाएंगे। तो पूर्णांक जो होते हैं वो हमारे सभी क्या होते हैं, धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर, और ये हमारी सभी होती हैं ऋणात्मक संख्याएं यानी निगेटिव नंबर। ठीक है, तो इसमें हम सीधा सा कुछ नहीं है, कह सकते हैं कि सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक संख्याएं ही हमारी क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। इसमें ज्यादा कुछ समझने को नहीं है। तो सभी हमारी धनात्मक संख्याएं और सभी हमारी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। तो इस तरीके से हमें इतनी सारी संख्याएं पढ़नी थी। हमने सभी संख्याओं को एक एक करके देखा और उनको समझा। तो यदि आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट में बताइए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारी संस्थान गुरुकुल एकेडमी से आप जुड़ सकते हैं। तो इसी तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से आप हर चीज पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।